नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएसटी दोस्त विकास धनानिया एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ, लेकर कुछ खास जानकारी जो आपको जीएसटी की दुनिया के ढके छिपे पहलुओं के प्रति जागरूक करने के अलावा रोज़मर्रा के जीवन में भी बेनिफिट पहुँचाएगी। हम आज इस वीडियो में आपसे सुभाष जोशी की बात करेंगे, जिनका ये कहना है कि वो पाक साफ है और वो किशोर वाधवानी की वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट के चपेटे में आ गए, क्योंकि जिस प्लॉट पर उनकी फैक्ट्री है वो उन्होंने लीज पर उनसे ली थी और उन पर टैक्स इवेजन का मामला चल रहा है। ऐसा ही कुछ शहजाद आलम के साथ हुआ। इसका जिक्र हमने अपने पिछले वीडियो केवाईसी रहेगा तो जीएसटी में एंटीसिपेटरी बिल नहीं लेनी होगी में किया था और बतलाया था कि वो परेशान हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जगह जिस बंदे, उसका नाम आज़ाद मलिक था, आज़ाद मलिक को किराए पर दी थी, वो जीएसटी की चोरी के मामले में आरोपी है और गुमशुदा भी। सुभाष जोशी के मामले में किराया दिया जाता है, जबकि शहजाद आलम के मामले में किराया लिया जाता है। और ऐसी न जाने कितने सारे बोगस बिल से संबंधित मामले हैं जहां बिल लेने वाले और देने वाले दोनों ही डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं ताकि राहत मिल जाए, कुछ कंफर्टेबल हो जाए। भाई साहब, ये जो कंफर्टेबल शब्द है ना, ये शब्द नहीं, एहसास होता है जी, जिसके ना होने से आदमी बेचैन हो जाता है। अगर आप जरा सा भी गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग उस महफिल में या शादी ब्याह के फंक्शन में जाना पसंद करते हैं, कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा समय बिताते हैं जहां वो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनसे खुलकर बात करने में संकोच नहीं होता है। वो अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल जो फील करते हैं। हालांकि यह जो कंफर्ट जोन है ना, वो सबका अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। यह काफ़ी कुछ हैसियत पर निर्भर करता है, लेकिन कई बार यह आदत पर भी निर्भर करता है। चलिए मैं आपको अपने ही बारे में बतलाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो पापा है ना, वो जब सफ़र में जाते हैं तो उन्हें ट्रेन में सफ़र करना आरामदायक लगता है, जबकि मेरा बेटा जो काफ़ी छोटा है उसे फ़्लाइट चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन में सफ़र नहीं करता, मगर वो एंजॉय नहीं करता। मेरे पापा ने जीवन में जो भी मुकाम हासिल किया है वो काफ़ी संघर्ष करके हासिल किया है, इसलिए ट्रेन में सफ़र उनकी आदत में शुमार है। जबकि मेरे बेटे का अभी जीवन में आने वाले संघर्षों से सामना ही नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि उसकी जो लाइफस्टाइल अभी तक है, उस वजह से वो ट्रेन में ट्रैवल करने में अनकंफर्टेबल फील करता है। हम सभी अपने परिवार के जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको अपनी हैसियत के हिसाब से सहूलियत देते ही हैं, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या जो होती है लिमिटेड होती है। लेकिन अगर फैमिली जॉइंट फैमिली है तो फिर एडजस्टमेंट करना होता है, रास्ता निकालना होता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, जो हम 130 करोड़ भारतीयों के अभिभावक हैं, वो फिलहाल तो हम सभी की ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पा रही है, तो उनसे कंफर्टेबल लाइफ की उम्मीद करना बेईमानी है। इसीलिए वो संविधान के दायरे में नियम कानून बनाते हैं, जो आम हो या खास, वो सभी के लिए एक होता है। हालांकि ये जो खास होते हैं ना, वो रसूख वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो अपने लिए एक अलग सा ट्रीटमेंट चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे, वो यूँ तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मगर किसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में ऑफिसर के पास जाकर अगर उन्हें अपना बयान दर्ज करवाना हो या सज़ा याफ्ता की तरह जेल जाने की नौबत आ जाए, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे लगता है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ सिटीजन्स के जो फंडामेंटल्स, जो बेनिफिट्स होने चाहिए, आप बोल सकते हैं मूलभूत सुविधाओं तक का ख्याल नहीं रखा जाता है। इसीलिए वो ऐसे ऐसे बहाने बनाएंगे, एक्सक्यूज़ देंगे, जिससे उनके और उनके सलाहकारों की समझ पर कई बार तो तरस आने लगता है। आपको विजय माल्या का किस्सा तो याद होगा ना। ब्रिटेन में जब उनके प्रत्यार्पण की बात होने लगी तो उनके वकील कोर्ट में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तिहाड़ जेल में माल्या साहब की ज़रूरत के मुताबिक, लाइफस्टाइल के मुताबिक फैसिलिटी ही नहीं मिलेगी
और इसलिए उनका वहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आप ही बताइए साहब, अपराध किया और उसके बाद फैसिलिटी भी चाहिए, जेल में कंफर्टेबल लाइफ भी चाहिए। बातों बातों में मुझे याद आ रहा है एक बड़ा नेता का किस्सा। जब उन्होंने जेल जाने पर होने वाली तकलीफ़ों का जिक्र अदालत में किया, तब अदालत को कहना पड़ा था कि जब वो खुद मंत्री थे तो उन्होंने जेल की स्थिति को क्यों नहीं बदला। हालांकि अदालत में मामले जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ही मामले होते हैं जो नज़ीर बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है जिसका जिक्र मैं आपको इस वीडियो में कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो पुलपंडियन अदर्स का मामला है, यह अपने आप में एक नज़ीर है जिसका जिक्र माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हमारे इस वीडियो के मुख्य किरदार सुभाष जोशी के मामले में भी किया है। हुआ यूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जहां अपीलकर्ता ने इंट्रोगेशन के लिए बुलाए जाने पर उन्हें दिक्कत नहीं है ये तो कहा, मगर यह भी कहा कि जब वो सरकारी दफ्तर जाएंगे तो उन्हें वहाँ वो सुख सुविधा नहीं मिलेगी जिसके वो आदी हैं। साथ ही साथ किसी भी अपराध के आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह सोच सोचकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना हो रही है और इस वजह से वो अफसर द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस की रिप्लाई तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उनके एडवोकेट को इंट्रोगेशन के दौरान उनके साथ रहने की परमिशन दी जाए ताकि वो कंफर्टेबल रहें। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो एडवोकेट की प्रेजेंस को डिनाई कर देते हैं और उनका डिनाई करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 और 21 में प्रदत्त उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन है। इसके विपरीत डिपार्टमेंट कहता है कि पुलपंडी वाले मामले में कि आर्टिकल 20 में एडवोकेट के साथ रहने का अधिकार क्रिमिनल केस के आरोपी को दिया गया है, जबकि टैक्सेशन मैटर में पूछताछ के लिए बुलाना कतई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है। यह एक सिविल प्रोसीडिंग होती है और दोनों में कोई मेल नहीं है। इसीलिए टैक्सेशन डिपार्टमेंट की पूछताछ के दौरान एडवोकेट का मुवक्किल के पास में नहीं होना किसी भी तरीके से सामने वाले के कानूनी अधिकारों का हनन नहीं है। और भी काफ़ी सारे तक दोनों पक्षों की ओर से दिए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलपंडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने, कि जो लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो मेहनतकश ईमानदार लोगों के मुकाबले काफ़ी बेटर होता है। वो जिस कंफर्ट और लग्जरी में जीते हैं उसका सपना तो भारत का ईमानदार आम आदमी देख तक नहीं सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जो कंफर्ट और लग्जरी में जीते हैं, उन्हें उस माहौल और उन लोगों की संगत से अलग कर दिया जाना चाहिए जो उन्हें इंट्रोगेशन के दौरान नॉन कोऑपरेटिव बनने में इंकरेज करते हैं। वो पूछे गए क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं देते हैं बल्कि गोलमोल जवाब देते हैं। इसलिए अदालत ने कहा उन्हें न तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और न ही इंट्रोगेशन में एडवोकेट का साथ। हालांकि पता नहीं क्यों ऐसा ही मिलते जुलते मामले में सुभाष जोशी जी के वकील साहब मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ले गए। अब आप जानना चाहेंगे कि जोशी जी का मामला कैसे मिलता जुलता है। मैं आपको बतलाता हूँ। दरअसल जोशी जी की जो फैक्ट्री है वहाँ पर 20 जून 2020 को डिपार्टमेंट ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता है, शायद कोरोना वजह रही होगी। अब ऑफिसर के सामने दो रास्ते थे, ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर भीतर जाया जाए या फिर फैक्ट्री को ही सील कर दें और जोशी जी को डिपार्टमेंट में बुलवा लिया जाए। ऑफिसर्स उन्होंने फैक्ट्री को सील करने का फैसला किया। अब जोशी जी को डिपार्टमेंट में स्टेटमेंट देने जाना है, इसलिए वो बेचैन है क्योंकि
उन्हें अकेले आने को कहा गया है, एडवोकेट को साथ लाने को मना किया गया। वो कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं, क्योंकि अकेले रहेंगे तो उन्हें इस बात का डर है कि पूछताछ के दौरान उनसे कुछ ऐसा उगलवा लिया जाएगा या स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा लिया जाएगा जिससे आने वाले समय में बहुत अधिक परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है। चूँकि इंट्रोगेशन के दौरान वकील की प्रेजेंस उन्हें कंफर्टेबल बनाएगी, उन्हें होने वाली संभावित परेशानियों से बचा सकती है, इसीलिए वे ऑफिसर से एडवोकेट की प्रेजेंस की रिक्वेस्ट बार बार कर रहे थे। पर डिपार्टमेंट अफसर स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे। उन्हें लगता था कि इंट्रोगेशन के दौरान अगर वाकई एडवोकेट साथ रहेंगे तो सच शायद सामने नहीं आ पाए, इसीलिए वो हामी नहीं भर रहे थे। कोई रास्ता ना निकलता देख जोशी जी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामले को लेकर चले गए। अब कोर्ट में जीरे हुई, जहां शुरुआत में ही पुलपंडी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जिक्र हो गया। अब रास्ता बंद होता देख जोशी जी के जो वकील हैं उन्होंने एक नई प्ली दी। उन्होंने एडवोकेट की प्रेजेंस को सही बताने के लिए तर्क दिया कि अगर पूछताछ के दौरान एडवोकेट साथ नहीं रहेंगे तो उनके मुवक्किल के साथ हाथापाई हो सकती है, इस बात का उन्हें डर है। तो इस पर अदालत ने कहा भाई ऐसा है कि पूछताछ जो है टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर करेंगे, कोई पुलिस अफसर तो करेगा नहीं, और जो ऑफिसर हैं टैक्स डिपार्टमेंट के उनको जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही इंट्रोगेशन करनी होती है, और उस इंट्रोगेशन के दौरान हाथापाई या मारपीट वो नहीं कर सकते हैं। और ये जो जीएसटी ऑफिसर हैं ये भी नियमों से बंधे हैं। अगर कोई ऑफिसर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसे भी जवाब देना पड़ता है और उन्हें भी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना होता है। इसीलिए उन्होंने वकील से कहा जोशी जी के कि भाई आप कोई बेहतर कोई अल्टरनेटिव या कोई दूसरा कोई प्ली दीजिए जिससे कि वो कन्विंस हो सके और एडवोकेट की प्रेजेंस को मान सके। इतने में डिपार्टमेंट की ओर से जीएसटी के ही 2019 का दिल्ली हाई कोर्ट में सुधीर कुमार अग्रवाल के मामले का रेफरेंस दिया गया, जहां कोर्ट ने एडवोकेट की प्रेजेंस को मना कर दिया था। अब आनन फानन में जो जोशी साहब के वकील हैं उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अखिल कृष्ण मग्गू के मामले का हवाला दे दिया और कहा कि भाई इसमें तो एडवोकेट की प्रेजेंस को इजाज़त दी गई थी। अब वो मामला पढ़ा गया और तर्कों को भी सुना गया। तब अदालत ने कही भाई ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो मग्गू साहब का मामला है, यह मामला आपके मामले में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि आपने मामले के एक हिस्से को रेफरेंस के रूप में लिया है और जोशी जी का जो मैटर है वो इंट्रोगेशन से रिलेटेड है, जबकि मग्गू साहब का जो मामला था वो गिरफ्तारी से संबंधित था। अच्छा, अब एक सोचिए, आप कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से क्या सीख सकते हैं? कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी मामले में अगर किसी और कोर्ट ऑर्डर का रेफरेंस देना हो तो उसी मामले का दें जो आपके मामले से बिल्कुल मिलता जुलता हो, केवल कुछ हिस्सा नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। कन्वेंस, मोटर व्हीकल और मोटराइज कन्वेंस में फ़र्क होता है, मिलते जुलते जरूर हैं मगर एक नहीं है। गाय और शेर दोनों चौपाया जानवर है मगर अलग अलग है, क्योंकि गाय शाकाहारी है और शेर मांसाहारी। वैसे ही गधे, खच्चर और घोड़े में फ़र्क होता है। तो सोच समझकर केस के रेफरेंस का इस्तेमाल करें, केवल हेड नोट को पढ़कर बिल्कुल केस का रेफरेंस नहीं लें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अंत में जीरा होती है, जीरा पूरी होती है। जीरा पूरी होने के बाद कोर्ट कहते हैं कि इंट्रोगेशन में एडवोकेट अपने मुवक्किल के साथ नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वकीलों की मौजूदगी के संबंध में आपके लिए काम की जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
अगले वीडियो तक के लिए दोस्त विकास धनानिया का नमस्कार।